नमस्ते। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर इकोलॉजी पेपर में प्लांट एंड एनवायरनमेंट विषय पे बातचीत करूंगा। एनवायरनमेंट जिसे हिंदी में पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण यानी किसी जीव और जीवों के समूह पे जो उनके चारों तरफ पाए जाने वाले वस्तुएं हैं अथवा कारक हैं, वो जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं वो पर्यावरण कहलाता है, जिसमें लाइट, वाटर, एयर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स तथा इनमें एक ऐसे जीव भी है जो अपने को दिखाई नहीं देते लेकिन प्रकृति में विद्यमान रहते हैं, जिन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। वो भी महत्वपूर्ण योगदान पर्यावरण के क्षेत्र में देते हैं। पर्यावरण जिसे मोटा मोटा अपन जैव मंडल भी कह सकते हैं, यानी वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है, सजीव पाए जाते हैं, जैव मंडल कहलाता है। और इंग्लिश में इसे बायोस्फीयर भी कहते हैं। जैव मंडल का जो निर्माण है वो जल मंडल जिसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, स्थल मंडल जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं तथा वायुमंडल जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, तीनों से मिलकर होता है। और जो एनवायरनमेंट है उसके बिल्कुल निकटतम जो है वो किसी जीव की हैबिटेट यानी आवास है, वो उसके निकटतम संकल्पना है। दो संकल्पना है, एक एनवायरनमेंट की संकल्पना और एक हैबिटेट की संकल्पना। तो जीव को सबसे ज्यादा प्रभावित उसकी हैबिटेट करते हैं। तो हैबिटेट को जीव द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला पर्यावरण उस जीव का हैबिटेट या आवास कहलाता है, क्योंकि कोई भी जीव जो उसको सबसे ज्यादा उपयोगी पर्यावरण लगता है वहीं पे वो फलता फूलता है, इसलिए उस स्थान को हैबिटेट कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं जीव अथवा जीवों द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला पर्यावरण ही उसकी हैबिटेट है। क्लेमेंट्स एंड सेल्फोर्ड 1939 ने हैबिटेट को इस तरह से परिभाषित किया। हैबिटेट इज स्पेशल सेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन, सबस्ट्रेटम एंड क्लाइमेट विच फॉर्म द सराउंडिंग्स ऑफ ए स्पीसीज और ग्रुप ऑफ स्पीसीज और ए लार्जर कम्युनिटी, यानी किसी प्रजाति तथा प्रजातियों के समूह और वृहत कम्युनिटी के चारों तरफ जो सराउंडिंग्स का निर्माण करते हैं। किसके कारण? स्पेशल सेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस। ये उस जीव की, उस प्रजाति की तथा उस अथवा उस कम्युनिटी की हैबिटेट कहलाती है। और जब अपन एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं तो जैसा स्पष्ट है जो अभी तक मैंने बताया कि एनवायरनमेंट में दो तरह के घटक पाए जाते हैं। एक वह जो निर्जीव है या एबायोटिक है, जिनमें जीव नहीं है वो घटक, और दूसरे वह जिनमें जीवन है वो घटक। तो जैसे निर्जीव घटक है उसमें टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, सोइल है, तापमान है, तापमान टेम्परेचर एक ही है, विंड वेलोसिटी है, एयर है, ये सारे के सारे कारक हैं, वो अजैविक कारक कहलाते हैं। जल है, ये सब अजैविक कारक है। जैविक कारक में कौन कौन से आगे? प्लांट्स और एनिमल तथा तीसरे जो अदृश्य घटक हैं जिन्हें अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं वो। तो पर्यावरण मुख्य रूप से दो तरह के घटकों से निर्मित होता है। एक वह जो जैविक घटक हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, और एक वह जो अजैविक घटक हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, उन्हें फिजिकल फैक्टर और भौतिक कारक भी कहते हैं। तो उस्टिंग ने 1948 में एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी पर्यावरण है वो एक जटिल सम्मिश्रण है या जटिल रूप है किसका? परिवर्ती कारकों का। तो परिवर्ती कारकों का जटिल रूप है वो पर्यावरण कहलाता है।
उस्टिंग ने यह परिभाषा 1948 में दी थी और उस्टिंग के अनुसार फैक्टर क्या है, जैसे पदार्थ हैं, पदार्थ में क्या क्या आगे सोइल है, वाटर है, दोनों पदार्थ के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। परिस्थितियां हैं जिसमें तापमान, प्रकाश, ह्यूमिडिटी, ये उस क्षेत्र की परिस्थितियां हैं जो एनवायरनमेंट को निर्मित करती है। तीसरा बल है, एक तो गुरुत्व बल और दूसरा वायु के द्वारा जो बल लगते हैं वो बल। पादप एवं जंतु जीव की भूमिका में रहते हैं जो समय भी प्रभावित करता है। तो ये सारे के सारे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनमें पदार्थ, परिस्थितियां, बल, जीव व समय निहित होता है। इस तरह से एक ये कॉम्प्लेक्स सम्मिश्रण के रूप में जो पर्यावरण होता है, परिवर्ती कारकों के, ये सारे के सारे कारक परिवर्तित हो सकते हैं परिस्थिति समय के अनुकूल। डोबेन-मेयर 1965 ने 7 प्रकार के पर्यावरणीय कारकों का ज्ञान देते हैं, जिनमें है मृदा यानी सोइल, वाटर, तापमान, प्रकाश, वायुमंडल, अग्नि और जैविक कारक। जैविक कारक में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 2 तरह के, प्लांट एनिमल जो दृश्य रूप से दिखाई देते हैं और तीसरे तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सभी सम्मिलित रूप से जैविक कारकों के रूप में बताया जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने और इस विषय में काम करने वाले लोगों ने पारिस्थितिक कारकों को 4 वर्गों में विभक्त किया। 4 तरह के कारक हो सकते हैं। एक वह कारक जिन्हें अपन वातावरणीय या क्लाइमेटिक फैक्टर्स कहते हैं। इनमें क्लाइमेट कौन कौन बनाता है? लाइट बनाती है, वायु बनाती है, टेम्परेचर बनाता है, रेन कितनी हो रही है वो बनाती है, वायु में आर्द्रता कितनी है तो एयर ह्यूमिडिटी बनाती है, और एटमॉस्फेयर है वो बनाता है। तो ये सारे के सारे जो कारक हैं मैंने बताया, इनमें भी और लेंगे तो एयर ह्यूमिडिटी है, एयर का टेम्परेचर है, ये कई और भी बन जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्लाइमेटिक फैक्टर कहलाते हैं। दूसरे हैं ट्रोपोग्राफिक यानी स्थलाकृतिक कारक, जिनमें एल्टीट्यूड है, समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स की दिशा क्या है, उनकी ढलान कितनी है, आदि आदि। और एक प्लेन्स है तो प्लेन कैसे हैं, उनका बहाव कैसा है। ये सारे के सारे कारक हैं जो ट्रोपोग्राफिक फैक्टर्स और स्थलाकृतिक कारक कहलाते हैं। तीसरे जो आगे एडेफिक कारक, एडेफिक कारक यानी मृदीय कारक। मृदा सोइल कैसी है अपनी, सोइल से संबंधित जितने भी कारक हैं वो एडेफिक कारक कहलाते हैं, जिनमें सोइल का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ सोइल, सोइल का टेक्सचर कैसा है, गठन कैसा है सोइल का, और सोइल में पाए जाने वाले केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स हैं जो सोइल की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई पाए जाते हैं तो वो फर्टिलिटी बताते हैं, सोइल ह्यूमस है या बेरन है, आदि आदि। ये सारे के सारे कारक कहलाते हैं एडेफिक फैक्टर और मृदीय कारक। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो बायोटिक कारक कहलाते हैं, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे कारक हैं जो एक दूसरे पे अन्योन्य आश्रित होते हैं यानी इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ये कारक हैं, और इनमें ह्यूमंस भी आते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है, मानव करता है। तो मानव भी बायोटिक फैक्टर का एक प्रमुखतम घटक है, जिसके कारण ही जो एनवायरमेंट है डिग्रेड होता है, और एनवायरमेंट का सुदृढ़ीकरण भी मानव ही कर सकता है। जैसे आजकल अपन वृक्षारोपण का काम करते हैं, और अपने कई तरह की ऐसी गतिविधियों के कारण वृक्षों की और पादपों की और जंतुओं की कई प्रजातियां वो लुप्त होने के कगार पे आ गई है। तो अपने को बायोटिक फैक्टर में एक मुख्य भूमिका मिली हुई है, क्योंकि अपन समझते हैं और किस चीज का कितना उपयोग हमें करना चाहिए
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तो अपने को सस्टेनेबल यूज करना चाहिए। अंधाधुंध दोहन वातावरण में या प्राकृतिक संसाधन है उनका नहीं करना चाहिए। अगर अंधाधुंध अपन दोहन करेंगे तो अपने चारों ओर की सराउंडिंग्स है, जिसे अपन एनवायरमेंट कहते हैं, वो विकृत हो जाएगा। तो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये मैं बता रहा हूं सबको, ताकि अपन जहां पे भी है तो पर्यावरण को संरक्षित करने के क्या क्या प्रयास अपन कर सकते हैं, क्योंकि अपन एक इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर के रूप में पर्यावरण में अपनी भूमिका दर्ज कराते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए। आज के इस व्याख्यान में एनवायरमेंट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया, मैंने बताने का प्रयास किया कि एनवायरमेंट क्या है। तो एनवायरमेंट सराउंडिंग्स है, वो किसी इंडिविजुअल प्लांट की भी हो सकती है, इंडिविजुअल प्लांट स्पीसीज की भी हो सकती है, और कई तरह की स्पीसीज सामूहिक रूप से अगर एक ही हैबिटेट में रहती है तो उनकी हो सकती है, और कई तरह के कम्युनिटी अगर साथ रहती है तो उनके चारों तरफ जो सराउंडिंग्स होती है वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का एनवायरमेंट कहलाती है, हैबिटेट का एनवायरमेंट कहलाती है। और एनवायरमेंट में दो तरह के कारक होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर जो जैविक कारक जिन्हें कहते हैं, और दूसरे एबायोटिक फैक्टर जिन्हें अपन भौतिक कारक भी कह सकते हैं। और इन दोनों के अन्योन्य आश्रित, क्योंकि भौतिक कारकों का भी कौन सी प्लांट स्पीसीज ज्यादा उपयोग करती है, कौन सी कम उपभोग करती है, वो साथ साथ रहती है, तो उनके इंटरएक्शन से एनवायरमेंट और हैबिटेट पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें अपन इकोलॉजी के अगले वीडियो में या व्याख्यान में जानने का प्रयास करेंगे। कोविड काल है, घर में रहना सबसे सुरक्षित है, लेकिन घर में रह के विपढ़ते रहना और भी अच्छा है। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।